अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है? ठीक है, आप खैरियत से हैं? अच्छा, आज हम देखेंगे कि ये डिव और स्पैन ये क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, सबसे पहले क्या करेंगे कि एक अ, बना लेंगे डॉक्यूमेंट जिसका नाम हम डिव और स्पैन रख लेते हैं। डॉट एच टी एम एल करेंगे तो ये एच टी एम एल की फाइल क्रिएट हो जाएगी। शॉर्टकट तरीका ये होता है कि आप यहाँ पर एक्सप्लेनेशन मार्क डालें और एंटर प्रेस करें तो ये एक डमी सा पेज आ जाता है। वैसे तो इसकी ज़रूरत नहीं है आपको चेंज करने की। अदरवाइज आप ये है कि यहाँ से इन दो टैग्स को निकाल दें जो कि भी हमारे किसी काम के नहीं है। तो ये जो आपके पास पेज आ चुका है ना, ये आपको रिक्वायर्ड है। अब आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर कोई टाइटल देना है। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर टाइटल दे देते हैं डिव, और स्पैन के नाम से हम इसको टाइटल दे देते हैं। और अपने इस पेज को ओपन कर लेते हैं। मेमोरी में जाएंगे कंप्यूटर की, और कंप्यूटर की मेमोरी में जाकर हम इस डिव स्पैन वाले इसको ओपन करेंगे। तो ये गूगल के अंदर आपको ओपन होता हुआ नजर आ जाएगा। ठीक है, क्या करना है आपने, देखिए डिव और स्पैन का हम इस्तेमाल तब करते हैं जब हमने अपनी स्क्रीन के ना लेआउट्स को ब्लॉक बाय ब्लॉक सेट करना हो। जैसे फॉर एग्जांपल अभी ये मेरी वेबसाइट है और मैं ये चाहता हूँ कि इस वेबसाइट के ऊपर मैं अपने कंटेंट को कुछ इस तरीके से दिखाऊं। जैसे फॉर एग्जांपल ये एक कॉलम है, फिर उसके बाद यहाँ पर कुछ व्यू हो। बेसिकली मैं अपनी वेब पेज को ना डिफरेंट सेक्शंस के अंदर डिवाइड कर दूं। ठीक है, इसी तरीके से अगर मैं चाहूँ तो मैं यहाँ पर एक आइटम लगाऊं, उसके बाद यहाँ पर आइटम लगाऊं, यहाँ पर आइटम लगाऊं, और उसके बाद यहाँ पर आइटम लगाऊं। ठीक है, तो इस तरीके से करके मैं अपनी वेब पेज को डिफरेंट सेक्शंस में डिवाइड करना चाहता हूँ। अब कोई भी वेबसाइट ओपन कर ले, वहां पर अगर आप देखें तो ये डिफरेंट सेक्शंस बने हुए होते हैं वेबसाइट के अंदर। तो ये बनाने के लिए क्या इस्तेमाल करना पड़ता है, डिव का। डिव का इस्तेमाल करने के लिए आपको डिव का टैग बनाना पड़ेगा। तो चलते हैं HTML के अंदर और सबसे पहले डिव का टैग बना लेते हैं। ठीक है, ये जो डिव का टैग है ना, ये हमारा रहेगा कंटेनर टैग, मेन कंटेनर होगा। ठीक है, इस मेन कंटेनर के अंदर फिर हम क्या करेंगे, डिफरेंट कंटेनर्स बनाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको व्यू करके छोटा सा दिखाऊं, तो हम ये चाहते हैं कि ये जो मेन कंटेनर हमने बना लिया ना, इस मेन कंटेनर के अंदर एक ये कंटेनर आए, एक ये कंटेनर आए, एक ये कंटेनर आए, और एक ये कंटेनर आए। ठीक है, अब इस तरह की चीज बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, सबसे पहले हमने एक ये डिव बना लिया, फिर हमने एक ये डिव बनाना है, फिर हमने ये दो जो डिव बनाने हैं ना बेटा बेसिकली, फिर उसके बाद ये डिव बनेगा। तो जो ये हमने दो डिव बनाए हैं ना, ये दोनों आप ऐसे समझ लें कि हमने एक डिव बनाकर उसके अंदर दो डिव बनाए हैं। ठीक है, अभी प्रैक्टिकली स्टार्ट करते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता आपको समझ आ जाएगी चीज़ों के बारे में। स्टार्ट करते हैं, अपने सबसे पहले फर्स्ट डिव को बनाते हैं। यहाँ पर जस्ट लिखूंगा मैं डिव, और ये मेरा फर्स्ट डिव बन जाएगा। इसके अंदर हम कुछ टाइप कर लेते हैं, दिस इज माय फर्स्ट डिव। ठीक हो गया, ये आएगा टॉप के ऊपर। अगर मैं पेज को रीलोड करूं तो ये दिस इज माय फर्स्ट डिव आ गया। अभी आपने क्या करना है, इसके बाद नीचे दो डिव बनाने हैं एक ही रो के अंदर। तो आप क्या करेंगे, पहले डिव बनाएंगे, और इस डिव के अंदर आप क्या करेंगे, दो डिव्स बना लेंगे। जैसे ये है और ये है, इसको आप कहेंगे दिस इज माय सेकेंड डिव ए पार्ट, और इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, इसको खत्म कर लेते हैं, दिस इज माय सेकेंड डिव बी पार्ट। ठीक है, इसको भी रिलोड करेंगे तो आप देखें कि ये ऊपर नीचे ही आ गए हैं, इनको भी हम सेट करेंगे। फिर उसके बाद आ जाते हैं दिस इस लास्ट डिव बनाते हैं, और इस डिव के अंदर लिखते हैं दिस इज माय थर्ड कह लें या लास्ट कह लें डिव। तो ये कुछ इस तरीके से आपके पास चारों डिव आपने बना लिए। अब आप करना क्या चाहते हैं कि पहले डिव को पहले पे रहने देंगे, और उसके बाद जो दो डिव आ रहे हैं आप उसको एक ही लाइन के अंदर हॉरिजॉन्टल लेकर आएंगे। तो बेटा उसके लिए ना आप अब ये देखें यहाँ पर सारे के सारे डिव्स इस्तेमाल हो रहे हैं। तो अगर आप स्टाइलिंग अप्लाई करने के लिए आएंगे तो यहाँ पर आप जब डिव लिखेंगे तो जो भी प्रॉपर्टी आप अप्लाई करेंगे वो प्रॉपर्टी सबके सब ऊपर अप्लाई हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल आप इसको बैकग्राउंड कलर देते हैं,
कोई भी कलर यहाँ से चूज कर लें, तो ये सब के सब divs के ऊपर अप्लाई हो जाएगी, क्योंकि div का टैग हमने यूज किया। तो हम क्या करेंगे, हम div के टैग को यूज करने के बजाय हम यहाँ पर इनको आईडीज दे देंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसको, इस div को कोई दे देता हूँ, जैसे ये एक आइटम है, इसको हम क्लास नेम दे देते हैं। जैसे इसको हम कहते हैं कि div आइटम कह देते हैं, div आइटम। ठीक है, अब मैं इस जो भी CSS अप्लाई करूंगा ना, div आइटम के ऊपर अप्लाई करूंगा, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा डॉट div अंडरस्कोर आइटम। जब मैं इस तरीके से लिखूंगा तो सिर्फ और सिर्फ आप अगर होर करें तो उसी div के ऊपर ये CSS अप्लाई हुई है। इसी तरीके से यही div मैं बाकियों के साथ भी अप्लाई करना चाहता हूँ, तो जैसे यहाँ पर अप्लाई करना चाहता हूँ तो इसको भी नाम दे दूंगा क्लास और div आइटम की, इस तरीके से, और इन्वर्टेड कॉमास क्लोज कर देंगे। और यही काम हम बाकी divs के साथ भी करना चाहते हैं, तो इसको भी यही क्लास दे देंगे और नीचे वाले div को भी यही क्लास दे देंगे। ठीक है, जब मैं इसको पेज को रीलोड करूंगा तो आपको ये चारों पे अप्लाई होता हुआ नजर आ रहा है। अब हम करना ये चाहते हैं कि ये जो div है ना, इसको हम एक रो में दिखाना चाहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर इसकी आईडी देता हूँ रो, div रो क्या देते हैं इसको, ये जो div मैंने इस्तेमाल किया है ये रो के लिए इस्तेमाल किया ताकि दोनों आइटम्स मुझे रो में नजर आए। तो यहाँ पर जब मैं अप्लाई करूंगा ना div अंडरस्कोर रो, अब जो भी div अप्लाई होगा ना वो इन दोनों के ऊपर होगा। बेटा एक प्रॉपर्टी इस्तेमाल होती है डिस्प्ले, और डिस्प्ले के अंदर इस्तेमाल होती है फ्लेक्स के नाम से। जब मैं इसको रीलोड करूंगा तो आप देखें फ्लेक्स क्या करता है, दिस इज माय सेकेंड div ए पार्ट, दिस इज माय सेकेंड div बी पार्ट। इसने क्या किया बेटा, इसने इन दोनों डिव्स को आमने सामने, फ्लेक्स ने कर दिया आमने सामने। ठीक है, जो मैंने इसके प्रॉपर्टी ऐड की है ना डिस्प्ले फ्लेक्स की, इसने उसको दोनों तरफ कर दिया। अब यहाँ पर अगर मैं गैप, यस इसके अंदर गैप की एक प्रॉपर्टी होती है, मैं इसके अंदर अगर कोई गैप देना चाहूँ कि 20 पिक्सल्स दोनों में गैप होना चाहिए, तो वो देखिए 20 पिक्सल का गैप आ गया। फॉर एग्जांपल मैं 50 पिक्सल का गैप देना चाहता हूँ, तो मैं 50 देख के रिलोड करता हूँ तो 50 का गैप आ गया इसके अंदर। इसी तरीके से अब मजीद अगर आप इसके ऊपर CSS अप्लाई करना चाहते हैं, अपने इंडेक्स को बेहतर बनाना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल अभी हम क्या करते हैं कि जो मेन है या div आइटम है, हम इसको ना कुछ CSS अप्लाई करते हैं div आइटम्स के ऊपर। div आइटम्स के ऊपर CSS अप्लाई करते हैं जी। इसको हम देते हैं कोई बॉर्डर देते हैं, बॉर्डर दे दिया जी 1 पिक्सल का, सॉलिड में दे दिया, और कलर हम इसका कर देते हैं ग्रे सा, थोड़ा सा जैसे ये वाला कलर थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। ठीक है, वो आपको लाइंस नजर आ रही होंगी उसके ऊपर लगी हुई। इसी तरीके से मैं इसके ऊपर अगर टेक्स्ट अलाइनमेंट अप्लाई करूं और इसको सेंटर कर दूं, तो ये सारे के सारे डिव्स आपको सेंटर में होते हुए नजर आ रहे होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर इशू ये आ रहा है कि ये डिव जो है ना, ये कोने में आ रहे हैं, ये सेंटर में नहीं आ रहे। तो इसको करने का तरीका क्या है कि ये हमारे पास आ रहे हैं डिव्स, और इसके ऊपर हमें एक प्रॉपर्टी अप्लाई करनी पड़ेगी बेटा फ्लेक्स की, जो कि हमें दोनों पे ही अप्लाई करनी पड़ेगी, डिव आइटम के ऊपर भी और डिव रो के ऊपर भी। यहाँ पर देखते हैं एक प्रॉपर्टी जिसको हम कहते हैं फ्लेक्स, कि जो आपने इसको फ्लेक्स दिया है अब उसको ऑटो करते हैं तो क्या होता है, हाँ ऑटो भी ठीक है। अच्छा, अब देखें इससे क्या हुआ कि ये आपके आइटम सेंटर में आ गए। फिर आपने इनके दरमियान में मार्जिन देनी है, तो आप मार्जिन दे सकते हैं। जैसे यहाँ पर प्रॉपर्टी ऐड करते हैं मार्जिन की और इसको देते हैं ऑटो। तो इससे कुछ नहीं हुआ, मार्जिन अप्लाई करनी पड़ेगी मेन मेन टैग के ऊपर। जैसे फॉर एग्जांपल इसको मैं कह देता हूँ क्लास div अंडरस्कोर मेन कह देते हैं इसको। ठीक है, और यहाँ पर अप्लाई करते हैं डॉट div मेन। div मेन के ऊपर हम क्या करते हैं, मार्जिन अप्लाई करते हैं, और मार्जिन हम रख देते हैं ऑटो। तो ऑटो के साथ भी थोड़ा सा पैडिंग 20 पिक्सल। ठीक है, पैडिंग से वो हो रहा है, मार्जिन आ गया थोड़ा सा। यहाँ पर हमें देखना पड़ेगा कि ये जो div आइटम्स है ना, इन div आइटम्स को अगर हम मार्जिन देते हैं 10 पिक्सल्स की, तो क्या होगा, यस ये बेसिकली 10 पिक्सल्स की जो है वो मार्जिन आ गई। और जो आइटम्स हैं इसको हम थोड़ी सी पैडिंग देते हैं, तो आपको थोड़े से आइटम्स भी खुले हुए नजर आएंगे। जैसे पैडिंग है ना,
मैं पैडिंग इसको 20 पिक्सल्स की देता हूँ और इसको रीलोड करता हूँ, तो आपको ये थोड़े से बड़े हुए होते हुए नजर आ रहे हैं। फिर इसी तरीके से क्या करते हैं कि इसको थोड़ा सा ना बॉर्डर का रेडियस बढ़ाते हैं। फॉर एग्जांपल मैं बॉर्डर रेडियस 20 पिक्सल करता हूँ, तो ये आपको राउंड शेप में नजर आ रहे होंगे बॉर्डर्स। अगर आप क्लोजली व्यू करके देखें ना, इसको अगर जूम किया जाए थोड़ा सा, तो आपको हर बॉर्डर जो है वो रेडियस में नजर, रेडियस जो है ना बॉर्डर का, वो आपको राउंड होता हुआ नजर आ रहा होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से मजीद हम इसके ऊपर CSS अप्लाई करते हैं। ये हमारी वेबसाइट का ना सेक्शन बन गया है। अब ये जो दिस इज माई सेकेंड डिव पार्ट ए है, दिस इज माई सेकेंड डिव पार्ट बी है, आप इसमें से किसी एक सेक्शन को कम, दूसरे सेक्शन को ज्यादा करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको मजीद कुछ CSS अप्लाई करनी पड़ेगी। अभी जैसे ये डिव आइटम था ना, तो हम इसको कहते हैं डिव अंडरस्कोर आइटम। ये आई गेस रो में आ रहा है, तो हमें इसको रो में करना पड़ेगा। डॉट nth चाइल्ड, और चाइल्ड नंबर यहाँ पर हमें देना पड़ेगा 1, और इसको फ्लेक्स अप्लाई करेंगे हम 1 की। और यही काम अगर हम सेकंड चाइल्ड के ऊपर करें, उसको 2 दे दें, सेकंड चाइल्ड को 2 दे दें, तो रिफ्रेश करने से मेरा ख्याल है फ्लेक्स हमने जो ऊपर दिया हुआ है वो प्रॉब्लम कर रहा है। फ्लेक्स, फ्लेक्स हमने ऊपर भी एंटर किया ना, ये फ्लेक्स, इसको अगर मैं ख़त्म करता हूँ तो ये इस तरीके से आ जाएगा। और डिव रो है, डिव अगर आइटम पे किया जाए, हाँ, ये जो डिव है ना, इसके ऊपर जब हमने अप्लाई किया 1 और 2, तो वो देखें उसने 1 वाले को एक पार्ट दे दिया, यानी कि इस पूरे को ना उसने, इस पूरी रो को, जो ये पूरी की पूरी रो है ना, इसको 3 हिस्सों में तकसीम किया। 2 हिस्से इसको दे दिए, एक हिस्सा इसको दे दिया। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं, जैसे आप कहते हैं इसको 4 हिस्से दे दिए जाए, इसको एक हिस्सा दे दिया जाए, तो आप इस पेज को रीलोड करेंगे तो इसने 5 हिस्से किए, एक हिस्सा दे दिया इसको, और बाकी के 4 हिस्से दे दिए इसको। तो बेटा इस तरीके से आप अपने पेज के डिफरेंट डिजाइनिंग करते हैं यूजिंग डिव्स। और अगर आप स्पैन की बात करें ना, तो बेटा स्पैन इस्तेमाल होता है एक लाइन के ऊपर। अगर आप कोई चीज़ अप्लाई करना चाहते हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर लिखते हैं कोई भी चीज़, पैराग्राफ के अंदर आप लिख लेते हैं, दिस इज माय फर्स्ट पैराग्राफ, टुडे आई एम लर्निंग अबाउट HTML। तो ये जो अब आपने आइटम लिखा है ना यहाँ पर, अब इसके ऊपर अगर आप स्पैन अप्लाई करना चाहते हैं ना बेटा, तो आप देखेंगे कि स्पैन जो है वो किसी टैग के ऊपर अप्लाई नहीं हो सकता। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर ये स्पैन लिखा, इस पैराग्राफ के टैग को मैंने स्पैन में ऐड कर दिया। अब जब मैं स्पैन के ऊपर कोई CSS अप्लाई करूंगा ना, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिखता हूँ स्टाइल, और यहाँ पर लिखता हूँ कलर, बैकग्राउंड कलर ही दे दें बेशक, ये आ गया बैकग्राउंड कलर, और मैं बैकग्राउंड कलर कर देता हूँ ये वाला। तो ये स्पैन जो है वो आपको इसके ऊपर कलर अप्लाई करता हुआ नजर नहीं आ रहा होगा। यही चीज़ अगर मैं चेंज कर दूं, फॉर एग्जांपल मैं पैराग्राफ के टैग से इसको हटा देता हूँ, यानी कि अब इसके अंदर कोई ऐसा वैसा टैग नहीं आ रहा, और यहाँ पर क्या करते हैं, इधर पैराग्राफ का टैग दे देते हैं, यानी कि जो स्पैन है ना, इस स्पैन को हम पैराग्राफ के अंदर ले आए हैं। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है, पहले पैराग्राफ स्पैन के अंदर था, अब स्पैन पैराग्राफ के अंदर है, तो आप चेंजेस देखेंगे कि अब इसके ऊपर कलर अप्लाई हो रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो स्पैन का टैग है ना, वो डायरेक्ट टेक्स्ट के लेफ्ट राइट पर लगाया जाता है। ठीक है, वो आप टैग के बाहर नहीं लगा सकते। अगर आप इसके अंदर टैग डिफाइन कर देंगे ना UP, तो ये इस P के ऊपर अप्लाई नहीं करेगा। जैसे फॉर एग्जांपल दिस इज नॉट इंक्लूडेड इन स्पैन, या दिस स्पैन विल नॉट अप्लाई ऑन दिस टैग। तो वो देखे मैंने, क्योंकि उसके अंदर लिखा ना, तो उसने उसको नहीं काउंट किया, और उसकी वजह से उसके बाद वाले को भी उसने काउंट नहीं किया। और अगर यही काम मैं कर दूं इस पैराग्राफ से अबव, इस तरीके से, तो अब देखेंगे कि जो ओपन लिखा हुआ है उसके ऊपर ये अप्लाई कर रहा है, और इसको हमने पैराग्राफ के टैग के अंदर लिखा था तो इसके ऊपर वो अप्लाई नहीं कर रहा। तो डिव होता है बेटा ब्लॉक आपने जब बनाने होते हैं, और स्पैन इस्तेमाल होता है जब आपने किसी लाइन के ऊपर कोई चीज़ अप्लाई करनी होती है, तो आप वहां पर स्पैन इस्तेमाल करते हैं। ठीक है बेटा, इंतहाई सिंपल चीज़ है ये। फिर भी इन केस अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं इन चीज़ों के बारे में। ठीक है, उम्मीद है कि आपको ये
डिव और स्पैन का बेसिक सा जो कॉन्सेप्ट है ये समझ आ गया होगा।